आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर 1 पर। और चैप्टर 1 का जो नाम है वो सेट से रिलेटेड है। और सेट का एक छोटा सा पोर्शन आप मैट्रिक क्लास में भी पढ़कर आए हैं, मतलब 10th स्टैंडर्ड में। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी चैप्टर 1 जो है वो सेट से मुताल्लिक है, जो आपने मैट्रिक में पढ़ा वो, और जो आप फर्दर यहाँ पर स्टडी करेंगे वो दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी और कुछ नई चीज़ें भी आप यहाँ स्टडी करेंगे। तो प्रॉपरली हम सेट का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट, सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि सेट क्या चीज़ होती है। अगर हम बात करें सेट्स, तो स्टूडेंट सेट डिफाइन किया जाता है, सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट बिल्कुल वाजे होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब ये उनका वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होगा वो सेट कहलाएगा। अब सेट किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है। जैसे द मेंबर ऑफ सेट्स कैन बी एनीथिंग, जैसे मैंने कहा सेट किसी भी चीज़ का हो सकता है, और जो सेट के अंदर चीज़ें मौजूद होंगी वो उनके क्या कहलाएंगे, मेंबर्स कहलाएंगे। अब स्टूडेंट, जैसे यहाँ लिखा गया कि सेट जो किसी भी चीज़ का है उसमें नंबर भी हो सकते हैं, मतलब नंबर्स भी उसके मेंबर हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, स्टार्स हो सकते हैं, फिश हो सकती हैं, कोई क्रॉकरी सेट हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, गाड़ियों का सेट भी हो सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये काउंटिंग के स्टार्ट 10 जो हमारे पास डिजिट होते हैं उनका सेट है ये। इसी तरह सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के जो स्मॉल लेटर्स हैं ये उनका सेट है। इसी तरह अगर कुछ और एग्जांपल्स दी जाएं तो सेट ऑफ, ठीक है ना, स्टार्स इन द स्काई। इसी तरह सेट ऑफ फिशेस इन द सी, मतलब समंदर में मौजूद मछलियाँ से आसमान पे मौजूद सितारे, किसी शोरूम में खड़ी गाड़ियाँ, ठीक है, या किसी नर्सरी में, ठीक है, लगे हुए पौधे, उनका भी सेट हो सकता है। या किसी जमात या क्लास के अंदर मौजूद हमारे पास जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे हम फर्स्ट ईयर क्लास में हैं, 11th क्लास में आ गए हैं, तो 11th क्लास में मौजूद जो स्टूडेंट हैं उनका भी सेट हो सकता है। अब यह कहा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं सेट के वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट या उसके मेंबर कहलाते हैं। जैसे सेट हमने लिखा, और इसमें एक समझने वाली बात यह है कि सेट में हमने ये, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट को यूज़ किया है, ये सेट की सिंबल होती है स्टूडेंट। इसके अंदर जो लिखा जाएगा वो क्या कहलाएगा, सेट। तो 1 2 3 4 5 इसके एलिमेंट या क्या कहलाएंगे, मेंबर। तो इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ द सेट या मेंबर ऑफ द सेट्स कहेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और नोटेशंस की हम बात करते हैं कि सेट की नोटेशंस क्या होती हैं, मतलब सेट को किन लेटर से या उसके अंदर जो मौजूद एलिमेंट या मेंबर होते हैं उनको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी सी डी वाई एक्स वाई जेड, इनसे हम क्या करेंगे, सेट को डिनोट करेंगे। और एलिमेंट्स ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, मतलब उसके जो एलिमेंट होंगे वो किससे डिनोट किए जाएंगे, स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाएंगे, स्मॉल ए बी सी, इस तरह अगर हम जर्नली बात करें। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट एस आर डिनोटेड बाय, ठीक है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कैसे डिनोट किए जाएंगे, इस तरह। मतलब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लिख सकते हैं, ए को मॉड में इनक्लोज कर दें, ये कहलाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाएंगे, या ऐसे लिख लें एन ए लिख लें, ये कहलाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए विद एन एन एंड लेटर ए इन द पैरेंथेसिस, ठीक है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल कोट करूँ तो मेरे पास अगर सेट है उसका नाम मैं रखूँगा ए, और सिंबल सेट की होगी ये ब्रैकेट, ब्रेसिस हो गया, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। और अगर इसके एलिमेंट होंगे तो वो होंगे स्मॉल लेटर या मेंबर इसके स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाएंगे। अगर ये कहा जाए इसके एलिमेंट कितने हैं,
ठीक है, जैसे ए मॉड ऐसे डिनोट करेंगे या एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ऐसे डिनोट करेंगे। तो कितने एलिमेंट हैं वो लिख देंगे हम, 4 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी एंड डी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और नोटेशन फॉर सेट्स ऑफ नंबर, ये कुछ टाइप्स हैं जो आपने मैट्रिक क्लास में भी पढ़ी होंगी। जैसे पहला जो सेट है वो है n इक्वल टू 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट। तो स्टूडेंट डॉट का मतलब है ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि काउंटिंग कभी एंड नहीं होती। तो इस डॉट डॉट का मतलब है इनफाइनाइट तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक नंबर जाएंगे। इसका एंड हमें मालूम नहीं है, हाँ स्टार्ट हमने बताया है। अब स्टूडेंट यहाँ n शो करता है नेचुरल नंबर को, तो ये सेट है किसका, नेचुरल नंबर का, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। और याद रखिएगा नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 1 से स्टार्ट होते हैं, इनमें 0 इंक्लूड नहीं होता। अगर स्टूडेंट इनमें 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो फिर वो कहलाता है ये सेट, जिसको हम W से डिनोट कर रहे हैं। अगर दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे स्टूडेंट, इसमें और इसमें अगर आप डिफरेंस देखें तो इन दोनों में जो डिफरेंस आपको नजर आएगा वो ये आएगा कि यहाँ पर n नेचुरल नंबर का सेट स्टार्ट हुआ 1 से और ये 0 से, तो ये इसकी 0 की यहाँ कमी थी नेचुरल नंबर में। तो जब हमने इस कमी को पूरा करा तो ये कहलाया सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब स्टूडेंट ये सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर का क्या हो गया, सेट हो गया, या हम इसको होल नंबर का सेट भी कहते हैं। आगे बढ़ें तो ये Z, और गौर करें तो इसके अंदर 2 तरह के नंबर आ गए, 0 भी आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ गए। तो ये कहलाएगा द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे क्या आ जाएंगे, इंटीजर्स आ जाएंगे, मतलब इसमें नेगेटिव वाले भी होंगे और पॉजिटिव वाले भी क्या होंगे, नंबर होंगे। तो स्टूडेंट पता लगा कि इंटीजर वाला सेट होता है 2 तरह का हो सकता है इंटीजर का सेट, मतलब अगर ऑल इंटीजर्स कहा जाए तो ऑल इंटीजर्स में 0 के साथ प्लस वाले नंबर भी इंक्लूड कर दिए जाएंगे और नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दिए जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। लेकिन अगर सिर्फ पॉजिटिव इंक्लूड किया जाए तो वो कहलाएगा नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। और हम इनमें नेगेटिव भी अलग कर सकते हैं, अगर हम सिर्फ नेगेटिव वाले नंबर लिख दें तो फिर ये नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, डिनोट किया जाएगा Z से। इसके बाद है Q। अब ये थोड़ा मुश्किल लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो Q हमारे पास जो है वो है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को कुछ ऐसे लिखा गया है, ठीक है, यहाँ स्टूडेंट x को हम x पढ़ेंगे और इस लाइन को हम पढ़ेंगे सच दैट। मैं आपको इसको पॉइंटर से एक्सप्लेन करता हूँ। x को हम x पढ़ेंगे, लाइन को पढ़ेंगे सच दैट x, मतलब जो भी नंबर हैं x के वो इक्वल होंगे p अपॉन q, मतलब वो फ्रैक्शन की टर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे 2/5 लिख दें, 3/10 लिख दें, ये सब 1/2 लिख दें, ये सब के सब फ्रैक्शन की टर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए कहलाते हैं रेशनल नंबर। Q बिलोंग करेगा यहाँ इंटीजर से और Q कभी भी 0 नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि डिनोमिनेटर में, ये बात बता देता हूं मैं आपको, अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो फिर वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेशनल नंबर में वो नंबर होंगे जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मतलब 2/3, ठीक है, 1/2, इस तरह ये लिखे जा सकते हैं, ठीक। तो ये कहलाएंगे रेशनल नंबर। नेक्स्ट जो है I, स्टूडेंट Q और I के सेट में सिर्फ एक फर्क है, वो ये कि यहाँ पर x सच दैट x इक्वल था p/q, x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू p/q। मतलब मैंने कहा कि रेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इर्रेशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में फिर नहीं लिखे जा सकते।
मतलब अगर आप ये एक्यूरेट इरेशनल नंबर का आंसर चाहते हैं, उसको फ्रैक्शन बनाना चाहेंगे, नहीं आएगा। जैसे √2 की वैल्यू ले लें आप, या पाए आपने सुना होगा, पाए को हम ज़बरदस्ती तो रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखते हैं जैसे 22/7, लेकिन इसका एक्यूरेट आंसर नहीं होता। ये टर्म कभी ख़त्म ही नहीं होती, चलती चली जाती है। तो ये एग्जाम्पल है इर्रेशनल नंबर की, इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है आर। अब आर देखेंगे तो आपको क्यू और आई वाले जो नंबर्स हैं इनका सम मिलेगा, या दोनों एक जगह मिलेंगे। अगर गौर करें तो क्यू आपके पास एक्स सच दैट एक्स P/Q है, रेशनल, और आई जो इर्रेशनल है उसको P/Q में नहीं लिखा जा सकता। अगर इन दोनों टाइप के नंबर्स को हम क्या कर दें, ठीक है, कंसीडर कर लें, तो फिर वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, आर। और आर कहलाते हैं कौन से नंबर स्टूडेंट, ये रियल नंबर्स कहलाते हैं। मतलब ये सम है या यूनियन है किसका, रेशनल का और इर्रेशनल का। अब स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे कैसे, एक्स सच दैट एक्स P/Q, मतलब जो भी एक्स की वैल्यू है वो P/Q रेशनल नंबर की फॉर्म में भी लिखी जा सकती है, और x इज नॉट इक्वल टू P/Q, और वो नंबर जो नहीं लिखे जा सकते, फॉर ऑल P एंड Q बिलोंग्स टू, ये जो उल्टा ए दिख रहा है आपको स्टूडेंट, ये फॉर ऑल रीड किया जाता है। PQ बिलोंग्स टू, ये जो ई की तरह दिख रहा है एप्सिलॉन सिंबल है, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू Z। मतलब यहाँ PQ दोनों किससे बिलोंग करेंगे, इंटीजर से बिलोंग करेंगे, और Q यहाँ इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। रियल नंबर में स्टूडेंट हमारे पास हर तरह का नंबर आ जाता है, मतलब जितने भी नंबर होते हैं उन सबको एक जगह कर लिया जाए तो हम आसान जबान में बोल सकते हैं ये रियल नंबर्स हैं, एक्सेप्ट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम आगे चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इनसे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इजीली, अगर हमें ये याद रहेंगी। नेक्स्ट है हमारा सबसेट। सब सेट, सेट का सब, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, सब जब बोलते हैं, सब पार्ट बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा। तो सब सेट जो है वो सेट का हिस्सा होगा। अब सब सेट कैसा सेट होता है, अब कहा गया इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इन सेट ए, बी का हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद है, ठीक है, मतलब जो बी सेट हम देख रहे हैं उसका हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद है, तो सेट बी कहलाएगा क्या, सेट बी इज सबसेट ऑफ ए, सेट ए। इट इज डिनोटेड बाय लाइक दैट, बी, फिर आप यू की तरह बनाएंगे और लाइन लगाएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा ए। तो हम पढ़ेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब बी के जो एलिमेंट होंगे वो ए में मौजूद होंगे, जितने भी होंगे। अगर हम ए लेते हैं, ए बी सी, और यहीं रुककर अगर हम आपसे पूछें कि फिर बताइए कि सेट अगर बी सबसेट है तो वो सबसेट बी कैसा होगा, तो सबसेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ए बी सी में से ही होंगे, या तो ये तीनों हो सकते हैं, या तो कोई एक हो सकता है, या दो हो सकते हैं। तो बी आपको दिखा ए सी, मतलब बी नहीं लिया लेकिन दो एलिमेंट लिए, तो हम कहेंगे कि बी, क्योंकि बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए से लिए गए हैं या उसमें मौजूद हैं, तो सेट बी क्या कहलाएगा, सबसेट, इसका हिस्सा कहलाएगा क्या, ठीक है, सेट ए का। अब एक और एग्जांपल दी, सेट सी। अगर आप सी देखें तो सी का सिर्फ एक एलिमेंट ए में मौजूद है लेकिन दूसरा एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो इसलिए सी ए का सबसेट नहीं होगा। स्टूडेंट यही बात हम यहां पर देखेंगे, द एलिमेंट ऑफ सेट बी ए सी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है, मतलब the elements of set B, A, C is also element of set A. B, A, C जो है वो A के एलिमेंट भी हैं, तो फिर हमारे पास जो सेट B हुआ, हमने यहां बताया कि सेट B जो होगा वो क्या होगा, सेट B इज अ सबसेट ऑफ A, B इज सबसेट ऑफ A होगा।
अब स्टूडेंट अगली बात जो हमने सी के लिए की उसको भी देख लेते हैं। द एलिमेंट ऑफ सेट सी बी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए बट डी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब वही बात बोल रहे हैं कि यहां जो हमने देखा कि सी सेट में बी तो एलिमेंट है लेकिन डी नहीं है। शर्त ये होती है कि सारे एलिमेंट उस सेट के होने चाहिए। अब अगर डी नहीं है तो फिर सी इसका सबसेट नहीं कहलाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हेंस सी सबसेट की सिंबल लगाकर उस पर स्लैश लगा देंगे। तो सबसेट की सिंबल ये होती है स्टूडेंट, स्लैश करेंगे तो नॉट कहलाएगा। जैसे इक्वल की ये होती है, स्लैश करते हैं तो नॉट इक्वल। तो इक्विवेलेंट की सिंबल ये होती है, यूं कर देंगे तो नॉट इक्विवेलेंट होगा। इसलिए सी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये रेड वाला सर्किल ए है, ब्लैक वाला सर्किल बी है और ये पिंक वाला सर्किल सी है, तो फिर हम कैसे लिखेंगे? बी जो है वो ए का सबसेट है, मतलब बी के दोनों एलिमेंट ए में मौजूद हैं। लेकिन सी के लिए क्या होगा स्टूडेंट? सी में बी तो ए का एलिमेंट है तो उस हिस्से के अंदर ये मौजूद है, मतलब इस हिस्से में ये आ रहा है। कौन से वाले हिस्से में? ए। लेकिन डी नहीं है तो डी ये बाहर रहेगा। ठीक है, ये वेन डायग्राम कहलाती है। तो हमने इसको डायग्रामेटिकली भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब कुछ चीजें नोट कर लीजिए स्टूडेंट, वो ये कि जैसे फाई सिंबल लिखी गई है यहां पर, फाई, ये जो फाई सिंबल है ये यूज की जाती है स्टूडेंट एम्प्टी सेट के लिए। किसके लिए की जाती है? एम्प्टी खाली सेट के लिए। एक ये भी की जाती है और हम सिर्फ ब्रैकेट भी बना देते हैं सेट की सिंबल, ये भी एम्प्टी सेट होता है। तो कहा जा रहा है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब जो भी सेट होगा तो एम्प्टी सेट हर सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। मतलब अगर पूछा जाए कोई भी सेट है, पूछा जाए उसका पहला सबसेट क्या हो सकता है, तो आप बताएंगे एम्प्टी सेट। हर सेट में एम्प्टी सेट आप समझ लें मौजूद होगा, तो एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। दूसरी बात, एवरी नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कोई भी ऐसा सेट जो एम्प्टी नहीं है, एटलीस्ट 2 सबसेट्स, उसके 2 सबसेट होंगे। एक, ठीक है, एम्प्टी सेट होगा और एक वो खुद होगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक सेट लिया ए और ये नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब इसका कोई ना कोई क्या मौजूद है? एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, अब बोल रहे हैं इसके सबसेट कितने होंगे? तो इसके कम से कम 2 सबसेट होंगे। एक तो एम्प्टी सेट होगा फाई और एक ये खुद होगा। मतलब हर सेट अपना भी सबसेट होता है। कहने का मतलब ये, जैसे अगर सेट ए है, ठीक, तो ये खुद अपना भी सबसेट है, क्योंकि ए बी सी अगर मैं निकालूंगा इसमें से, तो ये ए बी सी इसके खुद के भी क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट जो हमें बताया जा रहा है, इफ सेट कंटेन्स एन एलिमेंट्स एन फाइनाइट, मतलब कि एन एलिमेंट मौजूद हैं और उनकी कोई तादाद है जो गिनी जा सकती है, देन सेकंड डिफरेंट सबसेट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। मतलब बाकी जो हैं वो इसके एलिमेंट से बनाए जा सकते हैं। ये हम पावर सेट में डिटेल में पढ़ेंगे कि हम कैसे बनाएंगे। अब स्टूडेंट कुछ सबसेट की टाइप में आ जाए तो 2 टाइप्स बहुत फ्रिक्वेंटली स्टडी की जाती हैं। एक है प्रॉपर सबसेट, एक है इम्प्रॉपर सबसेट। अब स्टूडेंट प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन सेट ए दैट इज नॉट इन बी इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। मतलब कि जब आप किसी एलिमेंट का सबसेट बनाएं तो ये ख्याल करें कि जैसे इट इज डिनोटेड बाय दिस, वो लाइन हटा दी गई जो नीचे थी। अगर बी ए का प्रॉपर सबसेट है तो लिखा जाएगा बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। नीचे से लाइन को हमने क्या कर दिया? सिंबल से हटा दिया। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि कम से कम, जैसे हमने लिखा ए और बी, अब अगर आप गौर करें जो डेफिनेशन में कहा गया कि कम से कम एक एलिमेंट, ठीक है,
कहा इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए दैट इज नॉट इन बी, मतलब एक एलिमेंट ए का ऐसा होना चाहिए जो बी में ना हो। मतलब कि अगर बी एक सबसेट तो है ए का, क्योंकि ए, इसके जो एलिमेंट ए और सी हैं वो सेट ए में मौजूद हैं, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा हो जो मौजूद ना हो, मतलब ए और सी तो मौजूद है लेकिन बी मौजूद नहीं है। तो यही बात यहां कही गई, द एलिमेंट ऑफ सेट ए बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब जो ए का एलिमेंट बी है वो सेट बी का एलिमेंट नहीं है, तो ये कहलाएगा क्या, सबसेट तो कहलाएगा, लेकिन कौन सा वाला, प्रॉपर। तो आसान जबान में ये समझ लें, अगर हम किसी सेट से उसके सबसेट, प्रॉपर सबसेट बनाना चाहते हैं, तो आप एलिमेंट जब निकालें तो एक एलिमेंट कम रखें, कम से कम एक एलिमेंट कम रखें, दो या दो से ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट कम रखें, तो वो क्या कहलाएगा, वो उसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और प्रॉपर सबसेट को ऐसे लिखा जाता है, और मैं इसको यहाँ पर रब करता हूँ ताकि डायग्राम में आपको समझ में आए। तो अगर ये ठीक है, येलोइश सर्किल ए है और ग्रीन सर्किल बी है, तो ए और सी दोनों में कॉमन है, जो दोनों के सर्किल जो ओवरलैप एरिया है उसके अंदर दिखाया गया है। गौर करें तो ओवरलैप एरिया में जो दिखाया गया है ये दोनों में कॉमन है, मतलब ये ए का हिस्सा भी है और बी का भी है। लेकिन बी जो है, एलिमेंट स्मॉल बी जो है वो सिर्फ ए का हिस्सा है, बी का हिस्सा नहीं है, तो हमने उसको ए वाले पोर्शन में मेंशन किया है। अब इम्प्रॉपर सबसेट इसका उल्टा हो जाएगा, प्रॉपर जो ना हो वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर कहलाएगा। तो इम्प्रॉपर क्या होगा, a सेट इज नॉट अ प्रॉपर सेट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सेट। मतलब इम्प्रॉपर, प्रॉपर सेट क्या होता है, एटलीस्ट एक एलिमेंट क्या हो, कम हो, लेकिन ये बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा। द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सेट इज इट्स सेल्फ, मतलब जो ये खुद होता है ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अगर आप मुझसे कहें कि ये मैं ए का इम्प्रॉपर सबसेट बनाऊं, तो फिर ये खुद इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा, मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी, क्योंकि प्रॉपर सबसेट की अब डेफिनेशन में नहीं आ रहा। ठीक, इसको मैं बी का नाम दे देता हूं। अब बी का हर एलिमेंट ए का भी एलिमेंट है, जो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन में नहीं है। मतलब प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये थी कि कम से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए। यहां पर इसलिए कहा कि प्रॉपर सबसेट क्या होगा, जो खुद होगा वो क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट दिखाई देंगे। अब स्टूडेंट मजीद अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट है हमारा पावर सेट। अब पावर सेट की डेफिनेशन क्या है, ये रिलेट करती है किससे, स्टूडेंट सबसेट से रिलेट करती है। इसमें कहा जाता है द सबसेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब जितने भी पॉसिबल सबसेट आप बना सकते हैं, ठीक है, किसी सेट के बना लें, वो प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर हो, एम्प्टी हो, जितने भी बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, वो उनका पावर सेट कहलाएगा। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पी ए। पी ए से क्या किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है। और एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, जैसे फॉर ए इक्वल टू 1 2, इसके हमें, ठीक है, ऑल पॉसिबल सबसेट बनाने हैं। तो स्टूडेंट अभी पढ़ा हमने सबसेट में कि सबसे पहला सबसेट क्या होता है, एम्प्टी सेट, तो हमने एम्प्टी सेट बनाया। फिर इसके हम बनाएंगे प्रॉपर और इम्प्रॉपर, सारे सबसेट बनाएंगे। इम्प्रॉपर क्या क्या बनेगा, जैसे 1 इम्प्रॉपर होगा, 2 क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा, और ये हमारे पास फिर इम्प्रॉपर नहीं बन सकता क्योंकि हमने 1 भी बना लिया, 2 भी बना लिया, एटलीस्ट एक एलिमेंट कम होना चाहिए। अब बनाएंगे इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर जो खुद होता है वही सेट होता है, ये खुद आ गया इधर। तो यहां जो ब्रैकेट यूज होगी स्टूडेंट, वो ब्रैकेट होगी सेट वाली अंदर। तो ये कहलाएंगे इसके क्या, पावर सेट। सुपर सेट क्या होता है स्टूडेंट, कुछ डेफिनेशन और देखते हैं। इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर बी ए का सबसेट है, देन ए इज कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ बी। मतलब कि जिसका हम सबसेट बना रहे हैं वो खुद क्या होगा,
ठीक है, सुपर सेट होगा। जैसे मैं मिसाल देता हूं यहां पे, A इज इक्वल्स टू 1 2 3। इसका अगर मैं एक सबसेट बनाऊं, जैसे 1, इसका एक सबसेट है B, तो B इज अ सबसेट ऑफ A, लेकिन बट A क्या कहलाएगा, जिसका सबसेट बनाया है वो कहलाएगा सुपर सेट। और सुपर सेट कैसे दिखाएंगे, सिंबल की रुख को बदल देंगे। जैसे B इज अ सबसेट ऑफ A है, तो ये कहलाएगा A इज अ सुपर सेट ऑफ B। यूनिवर्सल सेट क्या होता है स्टूडेंट? यूनिवर्सल सेट वो होता है द सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन कलेक्शन एंड देयरफॉर ऑल द सेट आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। मतलब ये कहा जा रहा है इट इज डिनोटेड बाय यू कि ये जो सेट होगा, जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक 1 2 3 सेट है, B 4 5 है, लेकिन जो यूनिवर्सल सेट होगा वो बाकी सब सारे सेट के एलिमेंट को अपने पास रखता होगा। जैसे हम इस U को यूनिवर्सल सेट बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो बाकी गिवन सेट हैं उनके एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, या यूं कहें कि बाकी एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट के क्या हैं, सबसेट हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा स्टूडेंट? ये कहलाएगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल लफ्ज से पता लग रहा है कि इसने सब सेट को अपने अंदर रखा हुआ होगा। जैसे डायग्राम बनाएं तो स्टूडेंट डायग्राम ऐसे बन सकती है कि U वाला पोर्शन यूनिवर्सल सेट का है, ब्लू वाला A का है, और B वाला जो पोर्शन है वो किसका है, ठीक है, ब्लैक वाला B का है। तो 1 2 3 किसके एलिमेंट हैं स्टूडेंट? A के। इसी तरह 4 5 किसके हैं? B के। 6 क्योंकि इनका हिस्सा नहीं है तो उसको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो डायग्रामेटिकली भी हम इसको, या वेन डायग्राम के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं। अब आ जाइए स्टूडेंट इक्वल सेट पर। इक्वल सेट वो होंगे जो बिल्कुल सेम होंगे एक दूसरे के, मतलब टू सेट्स A एंड B आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज सेम एज सेट B। ठीक, मतलब दो सेट जब इक्वल होंगे, जब दोनों के एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। द कॉर्डिनलिटी एंड एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट आर सेम। मतलब कॉर्डिनलिटी मतलब नंबर, कॉर्डिनलिटी आसान बिल्कुल जबान में हम बोलते हैं नंबर ऑफ या एलिमेंट ऑफ सेट्स को बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे उनको बोलते हैं सेट की कॉर्डिनलिटी। एंड एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट आर सेम, और एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब एक उनकी तादाद सेम हो, अगर 3 है सेट ए में तो बी में भी 3 हो, और अगर 4 है तो दोनों में 4 हो। फिर दोनों के जो एलिमेंट है वो एक जैसे हों। जैसे सेट ए है 2 6 8, अब इसका इक्वल सेट क्या होगा, 6 8 2। मतलब दोनों में 3 3 एलिमेंट हैं, वो कहलाएंगे, ठीक है, कॉर्डिनलिटी कहलाएगी, तादाद। और एलिमेंट सेम होने चाहिए, यहां 2 है, ये 2 मैच कर गया, 6 मैच कर गया, और 8 मैच कर गया। हाँ, सेट में ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर चेंज हो सकता है। कुछ स्टूडेंट पूछ सकते हैं सर जैसे पहले सेट में 2 6 8 लिखा हुआ है, दूसरे में 6 8 2, तो इक्वल कैसे हुए? तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये देखना है कि पहले सेट में अगर 3 एलिमेंट है दूसरे में 3 हो, और ये देखना है कि जो सेट ए में एलिमेंट मौजूद है क्या एज इट इज वही बी में मौजूद है, अगर हैं तो फिर ये कहलाएंगे इक्वल। हाँ, अगर एक कंडीशन चेंज कर दी जाए, जैसे कॉर्डिनलिटी तो एग्जिस्ट करती हो, तादाद सेम हो, लेकिन मेंबर एक जैसे ना हो, तो फिर वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। जैसे two set A and B are said to be equivalent sets if they contain exactly number of elements in A is same as number of element in B, और इसको डिनोट किया जाता है इस सिंबल से। द कॉर्डिनलिटी ऑफ बोथ सेट आर सेम, मतलब तादाद सेम होगी, एलिमेंट सेम हो या ना हो। इक्वल सेट इज ऑल्सो मस्ट बी इक्विवेलेंट सेट, बट इक्विवेलेंट सेट इज may not be equal to may not be equal set। मतलब कि जो इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट तो होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो ऐसा जरूरी नहीं है।
अब इक्विवेलेंट की एग्जांपल में आप ये ले सकते हैं कि जैसे ए आपके पास है 1 5 7, ठीक है, और बी है हमारे पास ए ई आई, ये हमारे पास बी सेट है। तो दोनों कॉर्डिनलिटी दोनों की सेम है, तादाद सेम है, लेकिन मेंबर जो है वो सेम नहीं है। तो ए हमारे पास फिर क्या कहलाएगा स्टूडेंट? इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये इक्वल सेट नहीं होंगे। अब स्टूडेंट इक्विवेलेंट सेट की मजीद एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, और वो एग्जांपल है जैसे ए 1 2 3 4 बी ए बी सी डी। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इधर भी 4 हैं ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में भी 4 हैं, तो ये दोनों कौन से सेट हैं? इक्विवेलेंट सेट हैं। जैसे कि डायग्राम में भी दिखा दिया, तो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। अब आ जाएं ऑर्डर्ड पेयर पे। तो स्टूडेंट ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? एन ऑर्डर्ड पेयर लिखा ऐसे जाता है इसको स्टूडेंट, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में लिस्टेड, लिस्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट की लिस्टिंग है, मतलब आइटम्स ए एंड बी इज इन प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर, सीक्वेंस ऑफ द लेंथ इज 2। मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है इसकी जो सीक्वेंस है उसको यहां पर क्या किया जाता है, ठीक है, ख्याल किया जाता है। इसमें ए का एक अलग मतलब होगा और बी का अलग मतलब होगा। तो ऑर्डर मतलब यहां पर हुक्म देना नहीं है, तरतीब में इसका मतलब लिया गया है। ए इज द फर्स्ट कंपोनेंट होगा ऑर्डर का, पेयर का, और बी क्या होगा? इसका सेकंड कंपोनेंट होगा। कैसे लिखेंगे? ए कॉमा बी। ए फर्स्ट कंपोनेंट होगा, बी क्या होगा? इसका सेकंड कंपोनेंट कहलाएगा। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी स्टूडेंट के? क्योंकि मैंने कहा कि ऑर्डर पेयर में सीक्वेंस का ख्याल रखते हैं, तो ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। मतलब अगर आप इसमें ऑर्डर चेंज कर देंगे, ए की जगह बी की जगह ए करेंगे, तो ये इक्वल नहीं होगा अनलेस ए इक्वल टू बी, कि ए बी के इक्वल ना हो। अगर ए इक्वल ए कॉमा बी 0 के इक्वल है, तो ये दो कंडीशन में हो सकता है कि ए भी 0 हो और बी भी क्या हो? 0 हो। और अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम लिए जाते हैं। मतलब ए कॉमा बी अगर इक्वल है सी कॉमा डी, तो ए इक्वल होगा सी के, और बी किसके इक्वल होगा? डी के इक्वल होगा, जो यहां पर मेंशन किया। मतलब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्वेश्चन में कहीं ऑर्डर पेयर आता है तो यूज करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी सेट एंड ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डिनरी सेट और ऑर्डर सेट में क्या फर्क होता है? पहला तो इनके रिप्रेजेंटेशन का होता है, मतलब इसको हम करली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं और इनको हम राउंड ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। दूसरा, इनके कंटेंट क्या कहलाते हैं? एलिमेंट या कंपोनेंट, और इनके कंटेंट ऑब्जेक्ट या मेंबर्स कहलाते हैं। थर्ड स्टूडेंट, टू सेट्स आर इक्वल इफ देयर ऑब्जेक्ट्स आर सेम। लेकिन यहां पर क्या होता है? टू ऑर्डर्ड सेट आर इक्वल इफ कॉरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट आर इक्वल। मतलब कॉरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होंगे तो ये इक्वल कहलाएंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं कहलाएंगे। हमने इक्वल सेट में और अभी प्रॉपर्टी में भी इसको बगौर देखा। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर यहीं तक रखें। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मैट्रिक की रिकॉल हुई हैं और बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ी हैं। आप इसको मेमोराइज करने की और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, हाजिर होंगे।